क्या किसी देश की सबसे असरदार जवाबी कार्रवाई मिसाइल नहीं, एक बच्चे का जूता हो सकती है? क्या काले झंडों के समंदर में रखा एक छोटा सा ताबूत अमेरिका की सबसे बड़ी आतिशबाजी से ज्यादा देर तक दुनिया के दिल में रह सकता है? 4 जुलाई को अमेरिका अपनी आजादी के 250 साल मना रहा था और उसी दिन ईरान दुनिया के सामने एक ऐसा सवाल रख रहा था जिसका जवाब किसी फाइटर जेट के पास नहीं। क्या अयातुल्लाह अली खुमैनी की अंतिम यात्रा सिर्फ एक फ्यूनरल है या फिर युद्ध के बाद ईरान की सबसे बड़ी राजनीतिक पटकथा? और सबसे बड़ा सवाल, मिसाइलों की जंग में जख्मी ईरान क्या अब दुनिया की आंखों और दिलों की जंग जीतने निकला है? नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। तेहरान से जो तस्वीरें आ रही हैं उनमें सिर्फ रोते हुए लोग नहीं हैं, उनमें काले झंडे हैं, लाल झंडे हैं, सीना पीटते लोग हैं। हजारों हाथों में खमेनी की तस्वीरें हैं, ईरान का तिरंगा है, हिजबुल्लाह के झंडे हैं और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गूंजते हुए नारे हैं। लेकिन इन सब तस्वीरों के बीच 2 तस्वीरें हैं जो किसी भी बड़े भाषण से ज्यादा ताकतवर हैं। पहली तस्वीर तेहरान एयरपोर्ट की है। वहां पहुंच रहे विदेशी मेहमानों के सामने एक स्मारक रखा गया है जिसे देखकर हर किसी के कदम ठिठक गए होंगे। मिनाव के स्कूल में मारे गए बच्चों की याद में छोटे छोटे जूते, स्कूल बैग, बच्चों की तस्वीरें, एक एक बच्चे के लिए एक एक निशानी। ये सिर्फ सामान नहीं है, ये ईरान का आरोप पत्र है। ईरान कह रहा है, दुनिया के नेता जब हमारे फ्यूनरल में आए तो पहले अमेरिका के हमले में मारे गए हमारे छोटे छोटे बच्चों को देखें, पहले उन जूतों के देखें जो अब किसी स्कूल की सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे, पहले उन बस्तों को देखें जिनमें किताबों की जगह अब मातम भरा है, और फिर तय करें कि इस युद्ध में असली गुनाहगार कौन है। दूसरी तस्वीर मंच पर रखे ताबूतों की है। खमेनी का ताबूत है, उनके परिवार के लोगों का ताबूत है और 14 महीने की उनकी पोती का छोटा ताबूत। उसके ऊपर उसकी तस्वीर, एक बच्ची जो बयान नहीं दे सकती, कोई भाषण नहीं दे सकती, कोई नारा नहीं लगा सकती, लेकिन उसकी यह खामोश तस्वीर पूरी दुनिया से एक सवाल पूछ रही। और सवाल है, क्या किसी देश के साथ लड़ाई का मतलब उसके बच्चों की जान लेना भी है? युद्ध के समय हर सरकार अपने अपने आंकड़े गिनाती है। कितने ठिकाने नष्ट किए, इतने मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया, कितनी मिसाइलें दागी गईं, कितने ड्रोन गिराए गए। लेकिन एक बच्चे का जूता आंकड़ा नहीं, 14 महीने के बच्ची का ताबूत मिसाइलों की ट्रेजेक्टरी नहीं बताता। वो सवाल उठाता है, एक बड़ा सवाल उठाता है, ऐसा सवाल जो टीवी की बहस में नहीं दिखाई देता, यूएन की दलीलों में नहीं उतरता, जो सीधे दिल में उतरता है। ईरान ने एयरपोर्ट पर कोई लंबा भाषण नहीं रखा, उसने जूते रखे, बस्ते रखे, तस्वीरें रखी और शायद दुनिया को यह बताया कि युद्ध में सबसे बड़ी कीमत ये बच्चे चुकाते हैं जिन्हें खिलने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है, किसी की राजनीति समझने से पहले मारा जाता है। ईरान को कला की ताकत पता है। ईरानी सिनेमा की सबसे बड़ी खूबी हमेशा से यही रही है, वो शोर नहीं करता, वो एक खाली कमरा दिखाता है, टूटे खिलौने दिखाता है, एक बच्चे की आंख में ठहरा डर दिखाता है और दर्शकों को मजबूर कर देता है कि वो बाकी कहानी खुद समझें। इस बार ईरान अपनी कूटनीति में
उसी सिनेमाई भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जो उनकी फिल्मों को दुनिया भर में एक अलग पायदान पर खड़ा करता है। उसने बंदूक नहीं दिखाई, दुश्मन के मार गिराए ड्रोन नहीं दिखाए, मिसाइल के टुकड़े नहीं दिखाए। उसने बच्चों की तस्वीरों के जरिए सिर्फ खामोशी दिखाई। यह सिर्फ शोक नहीं था, यह शोक को संदेश में बदलने की कला थी। दूसरी तरफ है अमेरिका, जिसने 4 जुलाई को अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसमें हॉलीवुड की मसाला फिल्मों की तरह आतिशबाजी थी, अमेरिकी झंडे थे, राष्ट्रवाद का जश्न था। अमेरिका ही दुनिया का मसीहा है, यह संदेश था। अमेरिका हर बार खुद को दुनिया का मसीहा बताता है, उसे साबित करने की पूरी कोशिश करता है, बार बार आजादी और लोकतंत्र की दुहाई देता है। लेकिन दुनिया के 106 देशों में लोकतंत्र है, आजादी है। इनमें से किसी के पास अमेरिका वाला घमंड नहीं है। अमेरिका ने दशकों से 4 जुलाई को सिर्फ अपना त्योहार नहीं बनाया, उसने इसे अपनी ताकत का प्रदर्शन बनाया। हॉलीवुड ने इसे दुनिया तक पहुंचाया। आतिशबाजी, झंडे, सैनिक, राष्ट्रगान। अमेरिका अपने जन्मदिन पर दुनिया को बताता है कि वो कौन है। लेकिन इसी 4 जुलाई को ईरान ने भी अपनी कहानी शुरू की। आतिशबाजी के सामने मातम, लाल, सफेद और नीले रंग के सामने काले और लाल झंडे। जश्न के सामने जनाजा और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारों के सामने रोती हुई माएं। ईरान ने आधिकारिक तौर पर यह तो नहीं कहा कि उसने 4 जुलाई का दिन अमेरिका को जवाब देने के लिए चुना, लेकिन तारीखों की भी राजनीति होती है और ईरान राजनीति खूब समझता है। 4 जुलाई को अमेरिका अपनी आजादी का उत्सव मनाता है। ईरान उसी दिन दुनिया को याद दिला रहा था कि आजादी की बातें करने वाला देश किसी दूसरे देश के आसमान से क्या बरसा कर गया है। यानी एक तरफ अमेरिका अपनी कहानी सुना रहा था, तो दूसरी तरफ ईरान अमेरिका की कहानी पर सवालिया निशान लगा रहा था। और तस्वीरों की दुनिया में कई बार सवाल जवाब से कहीं ज्यादा देर तक जिंदा रहता है। खमेनेई की अंतिम यात्रा 6 दिन तक चलेगी। तेहरान से शुरू हुई ये यात्रा कौम जाएगी, फिर इराक के नजफ और करबला तक जाएगी। वही करबला जो इस्लाम की सबसे भावुक कहानियों का गवाह बना था, जहां इमाम हुसैन ने शहादत दी थी, जहां उनके परिवार की महिलाओं और बच्चों को दुश्मन ने एक बूंद पानी से मरहूम कर दिया था। खमेनेई की यात्रा उसी करबला से होते हुए 9 जुलाई को मशहद में दफन के साथ पूरी होगी। यानी ईरान ने सिर्फ अपने नेता को विदा नहीं किया, उसने शिया दुनिया का एक लंबा धार्मिक और राजनीतिक गलियारा खोल दिया। तेहरान से कौम, कौम से नजफ, नजफ से करबला और फिर मशहद। ये रास्ता सिर्फ नक्शे पर नहीं है, ये आस्था, इतिहास और सत्ता के बीच बना हुआ रास्ता है। खमेनेई की मौत के बाद ईरान के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि दुनिया उसे कमजोर, टूटा हुआ और बिना नेता का न देखे। इसलिए जवाब में ईरान ने संदेश दिया कि तुमने हमारे नेता को जरूर मारा है, लेकिन हमारी व्यवस्था नहीं। हम पर हमला हुआ है, लेकिन हमारी कहानी खत्म नहीं हुई। हमारे बच्चों की मौत हुई है, हमारी याददाश्त नहीं मरी। यही वजह है कि ये फ्यूनरल सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं है, ये ताकत का प्रदर्शन है। ये अपने लोगों के लिए भी संदेश है, ये दुश्मनों के लिए भी, और ये उन देशों के लिए भी जो अभी तय कर रहे हैं कि ईरान के साथ खड़े दिखना चाहिए या उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जो तस्वीरें
ईरान से आ रही हैं वो शायद खमेनी के बाद के ईरान का जनमत संग्रह है। या हैदर! या हैदर! या हैदर! एक ऐसा फ्रेम है जिसे दुनिया बरसों तक याद रखेगी। इस फ्रेम में एक शहीद नेता है, एक घायल परिवार है, हमले में मारे गए 120 बच्चे हैं और एक बाहरी दुश्मन है। हालांकि खमेनी की इस अंतिम यात्रा में उनके बेटे और ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी शामिल नहीं हुए, क्योंकि डर है कि इजराइल उन्हें निशाना बना सकता है। लेकिन अब इस फ्रेम में दुनिया के नेताओं को देखिए। चीन ने अपनी संसद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हे वेई को भेजा, रूस की तरफ से व्लादिमीर पुतिन के प्रतिनिधि और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव पहुंचे, पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विदेश मंत्री इशाक डार, पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और तमाम मंत्री पहुंचे। सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे खाड़ी के देशों ने अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन इस बीच खबर है कि 25 जून को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कई देशों के दूतावासों और नेताओं से बात करके उन्हें हिदायत दी कि वो खमेनी के अंतिम संस्कार में शामिल न हो। इसके लिए धमकियों का सहारा लिया गया, लेकिन अमेरिका के दबाव में सिर्फ 13 देश आए, जिनमें खाड़ी के कुछ देश, पूर्वी यूरोप के देश और कुछ अफ्रीका और पूर्वी एशिया के देश हैं। खबरें हैं कि अमेरिका की धमकियों के बावजूद 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि खमेनी की अंतिम यात्रा में पहुंच रहे हैं। लेकिन जो बड़े नाम तेहरान पहुंचे वो सिर्फ शोक जताने नहीं आए, हर नाम अपने साथ एक संदेश लेकर आया। चीन का संदेश था, ईरान को अकेला मत समझो। रूस का संदेश था, अमेरिका दबाव से हमारे रिश्ते खराब नहीं कर सकता। खाड़ी देशों का संदेश था, मतभेद अपनी जगह, लेकिन ईरान को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान का संदेश था, हम हर मेज पर बैठना चाहते हैं, वॉशिंगटन की मेज पर, तेहरान की मेज पर भी, बीजिंग की मेज पर भी। इन सब के बीच भारत ने भी अपने प्रतिनिधि भेजे। किन्हें भेजा जा सकता था? इन सवालों का जवाब दूं उससे पहले यह समझ लीजिए कि ईरान और भारत के रिश्ते कितने पुराने हैं। भारत और ईरान के रिश्ते 5000 साल से ज्यादा पुराने हैं। माइग्रेशन थ्योरीज बताती हैं कि हजारों साल पहले ईरान और इंडो एरियंस लगभग साथ साथ रहा करते थे। ईरान की पवित्र किताब ज़ैंड अवेस्टा की भाषा संस्कृत से बहुत ज्यादा मिलती है। रिश्तों का एक लंबा इतिहास है, उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन यह समझ लीजिए कि बीच में पाकिस्तान है, वरना सैकड़ों सालों तक हमारी सरहदें ईरान से मिलती रही हैं। और उसी ईरान के सबसे भावुक पल में शामिल होने के लिए भारत ने विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन को भेजा। भारत का प्रतिनिधिमंडल जाना जरूरी था। भारत के शिया परिवारों के लिए ईरान सिर्फ एक विदेशी देश नहीं है, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा नाम भी है। लेकिन सवाल प्रतिनिधिमंडल के जाने का नहीं है, सवाल उसके राजनीतिक वजन का है। भारत ने सम्मान भेजा, लेकिन भारत ने राजनीतिक संदेश भी उतनी मजबूती से भेजा है क्या? ईरान ने प्रधानमंत्री मोदी समेत भारत के कई बड़े राजनीतिक नामों को न्योता भेजा था, लेकिन इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड के दौरे की वजह से प्रधानमंत्री का जाना संभव नहीं था। लेकिन न विदेश मंत्री गए, न कैबिनेट का कोई बड़ा चेहरा गया, जो कि बहुत आसानी से किया जा सकता था। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी कहा कि भारत के दल में और वजन होना चाहिए था, लेकिन भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या वॉशिंगटन का खौफ इतना ज्यादा है, या इस डर की वजह से कि कहीं अमेरिका और इजराइल नाराज ना हो जाएं?
कोई आधिकारिक कागज ये नहीं कहता कि भारत ने अमेरिका के दबाव में छोटा या हल्का प्रतिनिधिमंडल भेजा, लेकिन कूटनीति में कई बार सबसे बड़ा बयान वही होता है जो आप नहीं देते हैं। और भारत ने उस ईरान को नजरअंदाज करने की कोशिश की है जिससे भारत सस्ते दामों पर तेल खरीदता रहा है, रुपए में पेमेंट करता रहा है। चाबहार भारत के लिए सिर्फ बंदरगाह नहीं है, मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता है। ऊर्जा का सवाल है, व्यापार का सवाल है। लेकिन क्या ट्रंप को खुश करने के लिए भारत ने इन सारे सवालों को ताक पर रख दिया? पिछले महीने भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई। G7 के दौरान मोदी ट्रंप को एक्सेलेंसी कहकर संबोधित करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप मोदी से ऐसे बात कर रहे थे जैसे किसी स्कूल का प्रिंसिपल उस स्कूल के एक होनहार छात्र से बात करता है। वो कभी मोदी को ब्यूटीफुल मैन कहते हैं, कभी ये कि मोदी पर हमला हुआ तो अमेरिका बचाने आ जाएगा। ट्रंप कूटनीति की सबसे हल्की जुबान का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन भारत का मीडिया गदगद था। बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप की तारीफ से खुश होकर टैरिफ के डर से हम अपने दोस्तों को भूल जाएं और नेतन्याहू और इजराइल के साथ खड़े होने की जिद में हम अलग थलग पड़ जाएं। यहां मैं आपको ध्यान दिला दूं कि हमारा कल का वीडियो है, टूटा नेतन्याहू का अहंकार, इजराइल का बंटाधार। उसे जरूर देखिएगा, बहुत सी बातें समझ में आएंगी। और जिस ट्रंप पर हम वारे वारे जा रहे हैं उसकी भाषा पर भी नजर डालिए। 4 जुलाई को अमेरिका जश्न मना रहा था, उधर ईरान शोक में था। ट्रंप ने ईरानियों को देखा और कहा, मुझे लगता था लोग खमेनेई से नफरत करते हैं, शायद ये नकली आंसू हो। यही ट्रंप की सबसे बड़ी राजनीतिक कमजोरी है। वो हर भावना को सौदे की तरह देखते हैं, हर भीड़ को अपने पक्ष या विपक्ष की गिनती की तरह देखते हैं, हर देश को दबाव डालकर चलाए जाने वाला सौदा समझते हैं। लेकिन किसी देश पर हमला होने के बाद शोक सिर्फ नेता के लिए नहीं होता, शोक घरों के लिए होता है, शोक बच्चों के लिए होता है, शोक उस अपमान के लिए होता है जो किसी बाहरी ताकत के हाथों मिलता है। ट्रंप ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान के बड़े नेता एक ही जगह पर मौजूद हैं। अमेरिका चाहे तो एक ही बार में सबको खत्म कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि फिर हम बातचीत किससे करेंगे? सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति अंतिम संस्कार के बीच खड़े नेताओं को निशाना बनाने की बात कर रहा है और उसी सांस में बातचीत की भी बात कर रहा है। ये कूटनीति नहीं, वीडियो गेम की भाषा लगती है। पहले सबको मार दो, फिर पूछो किससे बातचीत करोगे। ट्रंप समझ नहीं पा रहे कि खमेनेई की मौत ने ईरान को एक नया भावनात्मक हथियार दिया है, शहादत का, शोक का, बदले का। और ईरान ने ट्रंप को तोप से जवाब नहीं दिया, ईरान ने ट्रंप को एक बच्ची की तस्वीर से जवाब दिया। और कभी कभी दुनिया के सबसे बड़ी ताकत के सामने सबसे खतरनाक चीज मिसाइल नहीं होती, एक ऐसा सवाल होता है जिसका जवाब उसके पास नहीं होता। इस फ्यूनरल को सिर्फ खमेनेई की विदाई समझना भूल होगी। ये ईरान का संदेश है कि हम पर हमला हुआ, लेकिन हमारी कहानी अभी बाकी है। ये संदेश है कि हमारी गलियों में मातम है, लेकिन हमारी आवाज बंद नहीं हुई है। ये संदेश है कि हमें दुनिया सिर्फ परमाणु कार्यक्रम, मिसाइलों और हिजबुल्लाह के चश्मे से न देखे, बल्कि एक ऐसे देश के तौर पे देखे जिसकी हस्ती को मिटाना आसान नहीं। एक ऐसा देश जो मिसाइल की भाषा बोल सकता है और जिसे तस्वीरों से अपना दर्द बयां करना भी आता है। एक ऐसा देश जो भारत की तरह कह सकता है,
कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये वीडियो सबके साथ साझा कीजिए, हमारे सबसे अच्छे वीडियोस में है ये। इसके तैयारी में मैं कई बार भावुक भी हुआ। आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कल हमारे पास ढेरों संदेश आए, उनमें एक संदेश शरणजीत गिल साहब का था जो वैंकूवर में है, उनको धन्यवाद। अफसर मोहम्मद ने पूछा कि क्या मैं टीवी चैनल पर दिखता रहूँगा? ज़रूर, एबीपी न्यूज़ पर दिखता रहूँगा। कल मैं सीधा सवाल में था। जहीरुद्दीन ने बताया कि वो आज तक के शुरुआती दिनों से मुझे देख रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे हर रिपोर्ट के बाद तब मैं कहता था दिबांग दिल्ली आज तक। शालू ने सुझाव दिया कि मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के बजाय लोगों को उस पैसे से गरीब बीमार लोगों का इलाज करवाना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है। यह भी पता चल रहा है कि आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन नहीं दबा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? आंकड़ा बताता है कि सिर्फ 12% लोग ये कर रहे हैं। ये YouTube के आंकड़े हैं। मैं नंबर की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करता, लेकिन इन्हीं नंबरों के सहारे ये तय होगा कि आगे हम वीडियो और बना पाएंगे या नहीं। धन्यवाद।